स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर कर रहे हैं हम जर्नल। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस गुड्स से रिलेटेड सीखी थी। आई होप कि आपने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, तो आज हमने जो कुछ भी जर्नल में सीखा, बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने क्या क्या सीखा, हमने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ओपनिंग एंट्री, बैड डेट से रिलेटेड पॉइंट, गुड्स से रिलेटेड पॉइंट, सम स्पेशल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि मशीनरी से रिलेटेड जितने भी ओवरहेड्स होते हैं वो मशीनरी की कॉस्ट का ही पार्ट बनते हैं, उनको सेपरेटली शो नहीं करना, बट गुड्स से रिलेटेड खर्चे उनको सेपरेट हेड में कैरेज शो करना है। तो चलिए हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी हम 20 तक सम कर चुके हैं। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 21 कर रहे हैं। आप जब भी क्लास अटेंड करें तो प्लीज़ आपकी डीके गोयल बुक साथ में ज़रूर ओपन हो। डीके गोयल बुक में पेज नंबर 9.40 है, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। पेज नंबर 9.40 पर इलस्ट्रेशन नंबर 21 है। तो हम जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर दो पार्टीशंस कर रही हूँ। आप समझ लीजिए कि ये आपके रजिस्टर के दो पेजेस हैं। ठीक है, पहला कॉलम डेट या सीरियल नंबर का होता है, डेट नहीं है तो सीरियल नंबर। सेकंड मेन कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स का, जिसमें हमारी मेन एंट्री आएगी। लेजर फॉलो का कॉलम आपने ड्रॉ ज़रूर करना है, बट इसको ब्लैंक छोड़ना है। और दो कॉलम आपके अमाउंट के, एक डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट। ये है पर्टिकुलर्स। ठीक है, एंट्री के साथ आपको नरेशन भी ज़रूर लिखनी है बच्चों। और कोई भी कैलकुलेशन है तो कैसे आपने वो अमाउंट कंप्यूट किया है, तो या तो आप नीचे अलग से वर्किंग नोट शो करें, या जहाँ नरेशन लिखते हैं वहीं पर भी आप अपनी कैलकुलेशन शो कर सकते हैं, बट कंप्यूट कैसे किया उसको शो करना कंपल्सरी है। इलस्ट्रेशन 21 में आपके सामने पढ़ रही हूँ, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। तो ये जर्नल या बुक्स किसकी है? हरप्रीत ब्रदर्स की। इसमें टोटल ABCDEF पॉइंट्स है हमारे सामने 6। तो ए पार्ट में लिखा हुआ है ₹10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट्स। इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बच्चों जो आपने सीखी हुई हैं, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस। बार बार ये आपके हर चैप्टर में काम आएंगी, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ए पॉइंट में लिखा हुआ है 10,000 रुपये रोहित से ड्यू थे, यानी लेने थे, रिसीवेबल थे, पर अब पता चला कि ये बैड डेट्स हो चुके हैं। रोहित नाम का डेटर बैड प्रूव हो गया है। इट मीन्स कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट यानी कि बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है, और अब रोहित से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो ये हमारा लॉस है बच्चों, बैड डेट्स। वो डेटर जो बैड प्रूव हो जाते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट लिखेंगे आप। ठीक है, वो डेटर्स जो बैड प्रूव हो गए हैं, तो ये हमारा लॉस है। लॉसेस नॉमिनल के रूल से क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और जो भी पर्सन है जिसका नेम है रोहित, अभी तक हमारी बुक्स में रोहित डेबिट द डेटर था क्योंकि हमने उससे पैसे लेने थे, पर अब वो नहीं दे रहा तो रोहित हमारा डेटर नहीं रहेगा। हमें उसका बैलेंस जो है कैंसिल करना होगा। कितने अमाउंट से? 10,000। ठीक है, तो रोहित के साथ हमारी डीलिंग्स जो है वो खत्म हो जाएगी। नरेशन लिख दिया जाएगा इसके नीचे, बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम रोहित नाउ बैड डेट्स। बी पॉइंट पर आएंगे। बी पॉइंट में है बच्चों, गुड्स वर्थ ₹20,000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर यानी हरप्रीत ब्रदर्स, जिसका बिजनेस है, ऑनर है वो, और उसको गुड्स की ज़रूरत है, तो अपने बिजनेस में से ही उसने विड्रॉ कर लिया, गुड्स निकाल के अपने घर ले गया। तो ये लास्ट क्लास में भी हमने, कल की क्लास में भी सीखा था बच्चों, गुड्स से रिलेटेड 4 एक्सेप्शनल केसेस मैंने आपको बताए हुए हैं। जब ऑनर विड्रॉ कर ले, जब हम चैरिटी में दे दें, जब फ्री सैंपल्स यानी एडवर्टीजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए माल, और 4th केस आपको बताया जब भी गुड्स लॉस बाय थेफ्ट या स्टोलन, चोरी हो जाए, आग लग जाए।
तो इन चारों केसेस में आपका गुड्स हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर रिड्यूस होगा, ठीक है। परचेजेस कॉस्ट प्राइस पर ही डेबिट होती है जब माल आता है, और आपने परचेजेस को ही यहाँ क्रेडिट करना है कॉस्ट प्राइस पर। तो ऑनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले या गुड्स निकाले, ड्रॉइंग्स डेबिट होगी जो कि कैपिटल को रिड्यूस करती है। टू गुड्स नहीं लिखना बच्चों, स्टॉक भी नहीं लिखना, टू परचेजेस लिखा जाएगा, क्योंकि बिजनेस में जो माल हमने खरीदा था वो कॉस्ट प्राइस पर, ऑलवेज रिमेंबर परचेजेस अब हमेशा कॉस्ट प्राइस पर शो होती है। तो 20,000 इसका कॉस्ट प्राइस, इतने से हम गुड्स का अमाउंट रिड्यूस कर दें। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। सी पॉइंट पर आएंगे, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 months ऑन मशीन कॉस्टिंग ₹3 lakh। यहाँ मशीनरी हमारे पास पहले से ही बुक्स में थी एज एन एसेट, मशीनरी का परचेज प्राइस है 3 lakh, ठीक है। आपको मशीनरी खरीदने की कोई एंट्री नहीं करनी, इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हमेशा हमारा लॉस होता है। सैलरी वेजेस एक्सपेंस होते हैं जो हम कैश में पे करते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, ये किसी को कैश में पे नहीं करते, बट अंदर ही अंदर हमें ये बियर करना ही पड़ता है। तो हर टेंजिबल फिक्स एसेट जितनी भी होती है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, इन सब पर डेप्रिसिएशन होगा ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। तो डेप्रिसिएशन का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और ये जिस भी एसेट पर लग रहा है, जैसे कि यहाँ मशीनरी पर लग रहा है, तो मशीनरी की वैल्यू हमें रिड्यूस करनी होगी। मशीनरी को आप जितना डेबिट करेंगे वैल्यू इंक्रीज, और मशीनरी को जितना आप क्रेडिट करेंगे वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो अब बच्चों प्रॉब्लम है कि हमें डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, मशीनरी की कॉस्ट पर लगाना है, ठीक है। मशीनरी की कॉस्ट है 3 lakh, इस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। ये जो रेट है पर एनम है, पूरे साल का है 10%, जहां पर एनम हो तो वहां पर मंथ्स देखने हैं। हमने मशीनरी पर ओनली 2 months का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, ऐसा ट्रांजैक्शन में गिवन है। 2 महीना ही हमने मशीनरी को यूज किया होगा, तो 3 lakh पर 10% से 2 months का जब आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो वो 5,000 आएगा, ठीक है, जिसको हमने हमेशा डेप्रिसिएशन में डेबिट और एसेट को हमने क्रेडिट कर देना है। डी पॉइंट पर आएंगे, डी पॉइंट है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹15 lakh एट 6% पर एनम फॉर 9 months। कैपिटल जिससे बिजनेस स्टार्ट करता है ऑनर, ये पहले से ही इनिशियली इन्वेस्टेड मनी है 15 lakh, ठीक है। तो बिजनेस को सेपरेट मानना है उसके ऑनर से। तो हम जो है, हम बिजनेस है, वी आर बिजनेस, अपने आप को बिजनेस मानना है। हम बिजनेस की बुक्स में ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज कर रहे हैं, तो ऑनर को उसके इन्वेस्टेड मनी पर हमने इंटरेस्ट पे करना है, जो कि बिजनेस का खर्चा है, ऑनर की इनकम। तो ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन को बच्चों हम रिकॉर्ड करेंगे। हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट डेबिट भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा सही क्या है, किस चीज पर इंटरेस्ट है उसको स्पेसिफाई करें, क्योंकि खाली इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर लिखें आप। अब कैपिटल पर हमने जितना भी इंटरेस्ट देना होता है ऑनर को, वो प्रोवाइड करना है। ऑनर के साथ कैश में डीलिंग नहीं होती है, जो कुछ भी देना या लेना है थ्रू कैपिटल अकाउंट चलता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ये सीखा हुआ है कि कैपिटल में ट्रांसफर किया जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑनर की कैपिटल को और बढ़ा देगा। तो हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 15 lakh की कैपिटल है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 6% पर एनम, तो यहाँ पर भी पर एनम है इसलिए मंथ्स। हमने ऑनर की कैपिटल को 9 months ही यूज किया होगा, तो 9 months का इंटरेस्ट कितना हमें देना है ऑनर को? 67,500, जो कि हम उसको कैश में ना देकर उसकी कैपिटल बढ़ा दें। कैपिटल को जब भी बढ़ाना हो कैपिटल क्रेडिट की जाए, ठीक है। नरेशन लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। अब कोई पूछे ऑनर की कैपिटल कितनी है, तो हम कहेंगे 15 lakh पहले से थी, अभी अभी इंटरेस्ट से कैपिटल और इंक्रीज हो गई है।
नेक्स्ट पॉइंट है ई पॉइंट, जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, इधर हम फॉर्मेट बना लेते हैं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ई पॉइंट है राहुल हु ओड अस ₹20,000 बिकम इंसॉल्वेंट। राहुल जिससे हमने 20,000 रुपए लेने थे, इंसॉल्वेंट हो गया, एंड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक, ठीक है। चेक को अंडरलाइन करेंगे, जब भी हमें किसी से चेक मिलता है, अगर कुछ नहीं स्पेसिफाई किया तो आपको ये मान के चलना है बच्चों कि वो चेक बैंक में जमा हो ही गया होगा, इसलिए आप अपना बैंक का बैलेंस बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राहुल इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, वो 1 रुपी में से हमें 60 पैसे तो दे देगा, बट 40 पैसे या 40% हम कह सकते हैं नहीं दे पाएगा। तो राहुल से हमने पैसे लेने कितने हैं, 20,000 लेने हैं, तो 20,000 का 60% जितना आ रहा है वो बैंक के सामने यानी कि 12,000, और 20,000 का 40% कभी भी नहीं आ पाएगा, ये पे करने में वो अनेबल है, तो जिसको हमें लॉस मान के रिकॉर्ड करना होगा और हम लिखेंगे बैड डेट्स, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में रोहित से जितना लेना था वो सारा बैड प्रूव हो गया, लेकिन यहाँ पर पार्शियल कुछ आ रहा है, जो आ रहा है वो हम ले लेंगे, ठीक है, बैंक के थ्रू। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल के साथ डीलिंग खत्म, अब वो हमारा 20,000 से बिल्कुल भी डेटर नहीं रह गया, इतने में से इतने पे कर दिए, तो आप यहाँ पर डिफरेंस को भी लिख सकते हो बैलेंस, यहाँ इसका 40% निकाल ले, एक ही बात है। एफ पॉइंट है गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 सोल्ड टू मोहन फॉर ₹1 लाख। बच्चों सेल हमेशा सेल प्राइस पर होती है, मैं फिर यहाँ लिख रही हूँ परचेज ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर, आप भी प्लीज इसको कहीं नोट कर लेना। परचेजेस जब भी रिकॉर्ड करनी है, चाहे डेबिट या क्रेडिट करके, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर, और सेल्स जब भी क्रेडिट या डेबिट करनी है ऑलवेज सेलिंग प्राइस पर, ठीक है, जिस पर हम माल बेचते हैं। तो यहाँ पर आपको एफ पॉइंट में सेल की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। गुड्स जो हमारे पास पड़ा था उसकी कॉस्ट है 80,000, ठीक है, इतने में हमने उसको खरीदा होगा, बट हम कॉस्ट टू कॉस्ट डील नहीं करते, उसमें हम अपने प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करते हैं। हमने 80,000 की कॉस्ट का गुड्स सोल्ड किया है आज मोहन को 1 लाख में, तो मोहन को हम क्रेडिट में गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, इसलिए मोहन हमारा डेबिट द डेटर हुआ, हमने उससे पैसे लेने हैं। और आपको मालूम है सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, परचेजेस डेबिट होती है, तो सेल हमेशा क्रेडिट होती है, नॉमिनल का रूल लग रहा है, बिकॉज ये रेवेन्यू है, इनकम है, इनकम क्रेडिट होगी, और सेल को आपने हमेशा सेल प्राइस पर रिकॉर्ड करना है 1 लाख, तो 80,000 लिखने की नीड यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट हम पर आएंगे इलस्ट्रेशन 22। इलस्ट्रेशन 22 में भी क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स है बच्चों, हम फिर से यहाँ पार्टीशन कर रहे हैं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 22 कर रहे हैं हम, पेज नंबर 9.41। पास जर्नल फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस गिवन बिलो। ए पॉइंट है कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, आपको अच्छे से आता है बच्चों, मशीनरी की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड या मशीनरी जब तक वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाती तब तक के सारे खर्चे ओवरहेड मशीनरी हेड में डेबिट किए जाएंगे, क्योंकि हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। इस पर इंस्टॉलेशन के लिए हमने पे किया है 5,000, तो आपको इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस नहीं लिखना, आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, और पेड वर्ड है, कुछ बताया नहीं कि कैश में पे किया है या चेक के थ्रू, तो हमेशा कैश ही मानना है। आपका कैश जो है रिड्यूस हो गया, रियल अकाउंट का रूल चल रहा है यहाँ पर, क्रेडिट वर्ड गोज आउट 5,000। ए पॉइंट। बी पॉइंट, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, दान में हमने माल दे दिया, तो जब दान में देंगे तो बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा हमें,
तो ये हमारा लॉस एक तरीके से लॉसेस को डेबिट करना है, और गुड्स हमारा चला गया तो चैरिटी डेबिट टू परचेजेस। गुड्स जब भी आता है परचेजेस डेबिट, गुड्स के जो हमने 4 एक्सेप्शनल केसेस सीखे हैं, जब गुड्स जाएगा तो परचेजेस कॉस्ट प्राइस से क्रेडिट किया जाएगा 20,000। नेक्स्ट सी पॉइंट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% पर एनम एंड टोटल कैपिटल वाज 7 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी हमने पॉइंट सीखा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी कैश में नहीं देना, इसको कैपिटल में ट्रांसफर करना है। ये अमाउंट कैलकुलेशन देखिए, 7 लाख की कैपिटल है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 7%। अभी जब हमने पिछली इलस्ट्रेशन की थी वहां पर हमें बोला गया था कि 9 मंथ्स का कंप्यूट करो, जब मंथ्स दिए हैं तो उतने ही मंथ्स का, बट यहाँ मंथ्स नहीं गिवन तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट देना है। ये जो 7% पर एनम है ये पूरे ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, यानी पूरे 12 मंथ्स का देना है। तो यहाँ पर ईयरली इंटरेस्ट जो आएगा वो 49,000 आएगा, जो कि बिजनेस का एक्सपेंस बनेगा, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। डी पॉइंट है, received ₹12,000 of a bad debt return of last year। बैड डेट्स जिसका पैसा आने की कोई उम्मीद नहीं थी, जो हम प्रीवियस या लास्ट ईयर में बैड डेट्स में डाल चुके थे, लॉस मान लिया था, अचानक वो पैसा मिल गया है, रिकवर्ड हो रहा है, अमाउंट है 12,000। तो ये कैश में ही मानना है, कैश में मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बच्चों पूरा लिखेंगे आप यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, जो भी अमाउंट है 20,000। जब लॉस होता है तो बैड डेट्स डेबिट, और यही डूबा हुआ पैसा अचानक मिल जाए तो बैड डेट्स रिकवर्ड, हेड आप लिखेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट है एफ पॉइंट, सॉरी ई पॉइंट है, इसके बाद ई मैं यहाँ पर कर रही हूँ। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 20,000, माल को आग लग गई जो कि हमारा लॉस हो गया, तो हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है, माल जल गया है तो आपका गुड्स कॉस्ट प्राइस पर रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए टू परचेजेस, ठीक है, और ये गुड्स का कॉस्ट प्राइस ही गिवन है 20,000। एफ पॉइंट पर आएंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000, रेंट पे करना हो या पे कर दिया हो, रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस नॉमिनल के रूल से डेबिट होते हैं, ठीक है, अगर पे कर दिया होता तो हम लिखते टू कैश, और अगर पे करना है इट इज पेएबल और यू कैन से ड्यू, तो आपको हेड बनाना है आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, पैसा गया ही नहीं, अभी ये देना होगा, ठीक है, तो एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्रेडिट होते हैं और इसका अमाउंट है 10,000, डेबिट क्रेडिट दोनों में लिख दिया जाएगा, और लास्ट में हर सम का ग्रैंड टोटल भी करना है आपको। जी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैपिटल पर अगर हम ऑनर को इंटरेस्ट देते हैं तो ड्राइंग पर हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, हम यानी बिजनेस, तो बिजनेस ऑनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेगा, तो ये बिजनेस की क्या है, इनकम है, ठीक है, ऑनर से कैश नहीं लेना, ये उसकी ड्राइंग्स को और इंक्रीज कर देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलवेज क्रेडिट होगा, बिकॉज इट इज द इनकम ऑफ द बिजनेस, ठीक है, तो ड्राइंग्स को और हमेशा ये बढ़ाएगा, इसको भी आपने कभी कैश में नहीं लेना। अमाउंट है बच्चों 9,000, और लास्ट है इसमें एच पॉइंट, एच, सुधीर कुमार जिसने हमसे 30,000 उधार लिए हुए हैं, ठीक है, फेल हो गया पेमेंट करने में, और वो 1 रुपये में से 45 पैसे ही पे कर पाएगा, और ये जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू दे रहा है, तो जितना भी आ रहा है हम ले लेंगे, ठीक है, सुधीर कुमार से जितना भी पैसा मिल रहा है चेक के थ्रू मिल रहा है, जिसको हमने ये मान के चलना है बच्चों कि सेम डे हमने डिपॉजिट बैंक में करा दिया होगा, बैंक बैलेंस बढ़ गया, और 45 पैसा अगर आ रहा है, 45% कह लो आ रहा है, इट मीन्स रिमेनिंग 55% जो है वो नहीं आ रहा, ठीक है, 45% आ रहा है और 55% नहीं आ रहा, तो जो 55% है उसको आपने डूबा हुआ पैसा मान लेना है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा, लॉस में जाएगा, और टू
जो भी डेटर है उसको पूरे अमाउंट से आपने क्रेडिट करके कैंसिल करना है। डेटर का नाम है सुधीर कुमार, जिससे हमने 30,000 लेने थे, पर वो 30,000 का 45% ओनली इतना पे कर देगा। इसमें से ये माइनस करके भी आप रिमेनिंग जान सकते हैं बच्चों, या इसका 65% कर लेना, इतना वो कभी भी नहीं देगा, तो आपने उसको बैड डेट्स मान लेना। नेक्स्ट सम पर आएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 23। जर्नल का बेस आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जर्नल ही नहीं आएगा तो आगे आपको अकाउंट्स में प्रॉब्लम रहेगी। आगे लेजर, कैश बुक, सभी चैप्टर इसी पर ही बेस्ड है, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझना है। इलस्ट्रेशन 23 कर रही हूँ मैं आपके सामने। पेज नंबर 9.42 है आपकी बुक का। पास करनी है जर्नल एंट्री 2017 मार्च मंथ की ये ट्रांजेक्शन है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, ये हमारा डेबिट अमाउंट और ये हमारा क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट आपको प्रॉपरली बनाना है। सबसे पहले मार्च 2 को क्या हुआ, मार्च 2 परचेज एन आयरन सेफ फॉर बिजनेस फॉर ₹1 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने बिजनेस के यूज के लिए 1 लाख रुपए की आयरन सेफ अलमीरा परचेज की है और इसकी पेमेंट चेक से हो रही है। तो ऑफिस का जितना भी सामान है उसके लिए आपने ऑफिस इक्विपमेंट वर्ड यूज करना है, ऑफिस इक्विपमेंट। ये बच्चों डेबिट होगा और पेमेंट चेक के थ्रू गई है। जब चेक आता है तो बैंक डेबिट, और जब आप पेमेंट करने के लिए चेक इशू करेंगे तो ये मान के चलना है कि आपका बैंक बैलेंस इमीडिएटली रिड्यूस हो गया है। तो 1 लाख की आपने आयरन सेफ परचेज की है, जिसको आप नरेशन में तो आयरन सेफ वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्या लिखा जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट मार्च 3 को हमने एक फाइलिंग कैबिनेट जिसमें फाइल्स वगैरह रखते हैं ये परचेज किया है। इसको भी हमने ऑफिस इक्विपमेंट कहना है। आयरन सेफ हो, फाइलिंग कैबिनेट या ऑफिस का कोई भी सामान, कंप्यूटर वगैरह है, तो इन सब के लिए अप्रोप्रिएट टर्म ऑफिस इक्विपमेंट लिखी जाएगी। मैं फिर से यहाँ पर लिख रही हूँ ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, ये आयरन सेफ के लिए था और ये फाइलिंग कैबिनेट के लिए है। जब हमने ये फाइलिंग कैबिनेट खरीदा तो ये 40,000 का था और हम रिक्शे के थ्रू इसको मंगवा रहे होंगे तो थोड़ा किराया लग गया, जिसको हम कार्टेज कहते हैं। एसेट के कनेक्शन में कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, कोई भी एक्सपेंस है तो एसेट की कॉस्ट का ही पार्ट बनेगा। आपने कार्टेज को सेपरेटली हेड शो नहीं करना, गुड्स हो तो करना। ठीक है, तो आप कहेंगे कि आपको ये ऑफिस इक्विपमेंट या जो फाइलिंग कैबिनेट है वो 40,000 कॉस्ट प्लस 200 कार्टेज मिला के 40,200 का पड़ा, और कुछ नहीं कहा तो पेमेंट आपकी कैश में ही गई होगी। कैश आपका रियल अकाउंट के रूल से रिड्यूस हो जाएगा। जब भी आप सम करें तो प्लीज तीनों जो रूल्स है वो डेली आप जरूर रिवाइज करें। अब हमने ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीदा, किससे, राधा कृष्ण एंड कंपनी। ठीक है, आपको क्रेडिटर का या सप्लायर का नेम गिवन है, यहाँ पर पार्टी का नेम गिवन है, लिखा भी हुआ है 80,000 ऑन क्रेडिट। तो आपका कंप्यूटर आ रहा है, इसके लिए भी आपको जो टर्म यूज करनी है वो है ऑफिस इक्विपमेंट, डेबिट। ठीक है, अब हमने यहाँ कुछ पेमेंट करी नहीं, कैश में दिया हो तो टू कैश, चेक दिया होता तो टू बैंक, और पेमेंट करी नहीं है किसी भी मोड से, तो हमने उस पार्टी को अपना क्रेडिटर शो करना है। पार्टी का नाम है राधा कृष्ण एंड कंपनी। ठीक है, यहाँ पूरा लिख देंगे आप, राधा कृष्ण एंड कंपनी से 80,000 का कंप्यूटर खरीदा, जिसको भी आपने ऑफिस इक्विपमेंट में लिखना है। नेक्स्ट मार्च 5 को हमने एक इलेक्ट्रिक फैन खरीदा है बच्चों 20,000 का। तो ये जो फैन वगैरह होते हैं या कोई और भी फिटिंग्स है तो इसको आपने फिक्सचर्स अकाउंट में शो करना है। ठीक है, नरेशन में आप फैन वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइटनिंग वगैरह, इन सब के लिए आपने अप्रोप्रिएट टर्म जो यूज करनी है वो है फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट। और ये फैन हमने पैसा देकर ही खरीदा तो कैश आपका रिड्यूस हो गया, 20,000 लिख दिया जाएगा। ये ट्रांजेक्शन थी मार्च 5 को। उसके बाद मार्च 6। ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्यान से समझिएगा अब जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये पॉइंट पहले आपने नहीं सीखा हुआ और इससे रिलेटेड एक और ट्रांजेक्शन भी अभी आ रही। पॉइंट है परचेज्ड अ हॉर्स
फॉर बिजनेस फॉर ₹1,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। बच्चों कभी कभी हमें अपने बिजनेस के लिए सामान को लाने ले जाने के लिए कुछ एनिमल्स भी स्टॉक में रखने पड़ते हैं, ठीक है, एनिमल्स जैसे कैमल, हॉर्स, ठीक है। तो हॉर्स हमने खरीदा है, ये भी हमारी एसेट है, कई सालों तक ये चलता रहेगा, ऐसा मान के चलना है आपको। जैसे फर्नीचर होता है, मशीनरी होती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक चलती है, ऐसे ही हॉर्स। तो हॉर्स या एनिमल्स जितने भी होते हैं उसके लिए आपने जो टर्म यूज करनी है वो है लाइव स्टॉक, ठीक है, एनिमल्स के लिए। नरेशन में आप हॉर्स वर्ड लिख सकते हैं। तो आपने एक हॉर्स खरीदा जिसको आप लिखेंगे लाइव स्टॉक और पेमेंट चेक के थ्रू की गई है, तो बैंक बैलेंस इमीडिएटली आपका रिड्यूस हो जाएगा। अमाउंट है 1,50,000। तो ये हो गई हॉर्स खरीदने की एंट्री। नेक्स्ट है मार्च 7 को हमने कुछ पोस्ट कार्ड्स खरीदे हैं, एनवेलप्स खरीदे और स्टैम्प। तो ये सारा पोस्टेज एक्सपेंस में जाएगा, आप इसको पोस्टेज हेड में डेबिट करेंगे, ना कि ये छोटे छोटे खर्चों के लिए हम अलग अलग हेड बनाएं, क्योंकि ऐसे हर छोटा खर्चा हम रिकॉर्ड करते जाएंगे तो जर्नल बहुत ज़्यादा बल्कि या लेंथी हो जाएगी। तो हम इसको कंबाइन कर देंगे 250 प्लस 500 प्लस स्टैम्प्स, ये सारा खर्चा पोस्टेज में जाएगा 1750। नरेशन में हम डिटेल दे सकते हैं। और टू कैश। उसके बाद ऑफिस के लिए स्टेशनरी, रजिस्टर, बुक्स, पेन, पेंसिल वगैरह हमने खरीदे हैं 4,000 के मार्च 8 को। तो इसके लिए स्टेशनरी हेड ओपन किया जाएगा। जितने भी एक्सपेंसेस है, पोस्टेज है, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, ये सब डेबिट होते हैं नॉमिनल के रूल से, और कैश हमारा इन सभी में जा रहा है तो रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट व्हाट गोज आउट। स्टेशनरी का अमाउंट आप यहाँ मेंशन कर देंगे 4,000। आगे बच्चों मैं यहाँ पर बता रही हूँ मार्च 8 के बाद है मार्च 15। तो यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। मार्च 15 की क्या ट्रांजेक्शन है, इसी कॉन्टिन्यूशन में आपको कॉपी में सॉल्व करने हैं। ये चैरिटी में दिए हमने दो चीजें, कुछ कैश और कुछ गुड्स। तो चैरिटी हमेशा ही हमारा लॉस है, कह लो, डेबिट होगा। इसमें कुछ कैश जा रहा है तो उसके लिए टू कैश, और ये गुड्स जब जा रहा है तो इसके लिए आप लिखेंगे टू परचेजेस, जो कि परचेजेस के एक्सेप्शनल केसेस में आता है। 2000 से आपका कैश रिड्यूस हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, और गुड्स 4000 का कॉस्ट प्राइस पर। तो टोटल आपने जो दान में दिए हैं, चैरिटी आपका हेड एक्सपेंस माना जाएगा टोटल 6000 से। नेक्स्ट जो है बच्चों मार्च 20th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये अभी जो हमने हॉर्स खरीदा था मार्च 6 को, ठीक है, जब हमने लिखा था लाइव स्टॉक, इससे कनेक्टेड हॉर्स जो हमने खरीदा था 6 तारीख को, वो आज 20 तारीख को हमने उसकी हॉर्स की डेथ हो गई है, डाइड हो गया, और उसका जो भी कैकेस है यानी कंकाल टाइप, वो हमने 20 तारीख को सेल कर दिया। कितने में? 10,000 में, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स ज़्यादा टाइम तक भी चल सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हॉर्स की जो डेथ हो गई है अचानक। तो जैसे हम फर्नीचर मशीनरी खरीदते हैं और जब हम बेचते हैं तो उसकी सेल पर प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड किया जाता है एसेट की सेल पर। सिमिलरली यहाँ पर हॉर्स को हमने कितने में बेचा तो उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसको भी चेक करेंगे हम। हॉर्स का जो कंकाल है, कैकेस जिसको बोलते हैं, उसको हमने सिर्फ 10,000 में सोल्ड किया है। तो जितना भी आ रहा है कैश तो आ रहा है बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट 10,000। वो जो हॉर्स था वो खत्म हो गया है, बिजनेस में एसेट नहीं रह गई, तो जितने से हमने लाइव स्टॉक को डेबिट किया था यहाँ 1,50,000 से, उतने से ही क्रेडिट करके इसका बैलेंस कैंसल करना है, ठीक है। हॉर्स अब खत्म हो गया, इसका कोई भी अकाउंट नहीं शो करना। 1,50,000 का हॉर्स खरीदा और डेथ होने के कारण उसका कारकेस हमने 10,000 में सोल्ड किया, तो 1,40,000 रुपए का नुकसान हुआ, और यू कैन से लॉस हुआ।
लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है बच्चों, ठीक है, आपको आता है ये। प्रॉफिट यदि होगा तो पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट, लॉस है तो पी एंड एल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना है। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख भी सकते हो या नरेशन में भी लिख सकते हो, दिस इज अवर लॉस। इसके और इसके डिफरेंस करके हमने ये फाइंड आउट किया। 25 ये भी बच्चों न्यू पॉइंट है। सोल्ड हाउसहोल्ड फर्नीचर फॉर ₹1 लाख एंड पेड द मनी इनटू बिजनेस। ऑनर का अपना घर पे कोई फर्नीचर था, ठीक है, वो फर्नीचर उसने बेच दिया और जो भी पैसा आया 1 लाख, ये पैसा वो बिजनेस में ले आया, ठीक है। घर का पैसा बिजनेस में आ रहा हो तो कैपिटल, बिजनेस का पैसा घर जा रहा हो तो ड्रॉइंग। तो ये उसके घर का पर्सनल पैसा था, 1 लाख रुपीस उसने कह लो बिजनेस में पे या इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो ये कैपिटल है। बिजनेस में पैसा लगाने की जो भी एंट्री होती है वो यहाँ पास की जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ठीक है। और लास्ट है मार्च 31, इसको भी ध्यान से समझे, ये भी न्यू पॉइंट है। पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक ₹1,20,000 फॉर रेंट। हमने लैंडलॉर्ड को चेक से रेंट पे किया। रेंट पे करना आपको आता है, हमारा एक्सपेंस होता है, लेकिन ये जिस बिल्डिंग का रेंट पे किया गया है इसमें से 1/3 पार्ट में ऑनर रहता है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का 1/3 करिए, 1/3 पार्ट में ऑनर रहता है और 2/3 पार्ट बिजनेस पर्पस के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो पूरा रेंट का बर्डन बिजनेस पर नहीं आएगा, 2/3 बर्डन ही आएगा। रेंट जो हमारा बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा वो 2/3 होगा, 1/3 बर्डन हमें ऑनर पर डालना है। पर अभी फिलहाल हमने सारे पैसे दे दिए हैं, बिजनेस के अकाउंट से चले गए हैं पैसे, तो 1/3 हम ऑनर से वसूल कर लेंगे। और सारा ही पैसा कैश में गया है या चेक से गया है, सारा ही पेमेंट चेक से गया है, तो आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग का 2/3 पार्ट ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होता है और 1/3 पार्ट ऑनर के रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होता है। तो जितना भी एक्सपेंस है टू बैंक 1,20,000 हमारे बिजनेस के अकाउंट से चले गए, बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया, पर सारा खर्चा बिजनेस की बुक्स में शो नहीं होगा। 80,000 तो रेंट हेड में जाएगा, ये खर्चा है हमारा, लेकिन 40,000 जो हमने ऑनर के बिहाफ पे कर दिए हैं, 1,20,000 का 1/3 ऑनर बियर करेगा, तो ये हम ऑनर से बाद में वसूल कर लेंगे, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी या ड्रॉइंग्स डेबिट हो जाएगी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 24 पर आते हैं। ये आज का लास्ट सम है बच्चों, बाकी के हम बाद में करेंगे। तो आज जो हमने सीखे हैं 20 तक आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, 21, 22, 23, 24 ये सारी इलस्ट्रेशंस, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से बुक में से रिवाइज करना है, फिर इसके एक्सरसाइज से रिलेटेड सम करने। तो लास्ट सम आज का इलस्ट्रेशन नंबर 24, पेज नंबर 9.44 पर है ये 24, ठीक है। तो 4 ट्रांजेक्शन्स आई हैं इसमें। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वाले पॉइंट है जो पहले आपने सीखे हुए बच्चों, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा रही हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 to Dinesh against check at a profit of 40% on cost less 20% trade discount, ठीक है, and paid carriage ₹500 not to be charged from the customer। बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने यहाँ पर दिनेश को गुड्स सोल्ड किया है और पेमेंट आ गई है चेक के थ्रू। पहले एंट्री समझिए, फिर आप अमाउंट जो है मैं आपको वो समझाती हूँ। एंट्री में देखिए दिनेश को माल बेचा पर चेक मिल गया है, साथ ही तो दिनेश का नाम नहीं लिखा जाएगा। चेक जो मिला ये मान के चलेंगे बैंक में डिपॉजिट हो गया है और सेल्स हमेशा ही क्रेडिट होती है, ठीक है। एंट्री तो आप कर लेंगे लेकिन अमाउंट करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी सारी कैलकुलेशन है यहाँ पर, तो हम इसको वर्किंग नोट में शो करेंगे। मैं यहाँ पर वर्किंग नोट बता रही हूँ इसका, फर्स्ट वाले पॉइंट का।
कि सेल जो है ऑलवेज सेल प्राइस पर रिकॉर्ड की जाती है। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, परचेज में कॉस्ट प्राइस देखना होता है और सेल में सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? गुड्स की कॉस्ट, ठीक है, कॉस्टिंग लिखा हुआ है या कॉस्ट लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस पर हम माल नहीं बेचते, अपने मार्जिन भी तो ऐड करेंगे, ठीक है। तो गुड्स की कॉस्ट थी 60,000 की, इस पर 40% आपने प्रॉफिट मार्जिन पहले ऐड करना, ठीक है। प्रॉफिट कितना ऐड करना है? इस कॉस्ट का 40%, यानी 60,000 का 40% निकालेंगे तो ये आएगा 24,000। तो इसमें ऐड कर दिया प्रॉफिट, ये हो गया 84,000 का माल, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो ट्रेड डिस्काउंट 20% का रेट है, ये अब लेस होगा। पहले कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करना है, देन ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट का रेट है 20%, ये इस पर निकालना है। तो 84,000 को कोई नाम देना भी हो तो आप क्या कहेंगे? लिख लेना इसको, ये लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, तो 84,000 का 20% इसमें से माइनस करेंगे आप, तो अमाउंट आएगा 67,200, जिसको हम इनवॉइस प्राइस कहेंगे। और आपको मालूम है जर्नल में इनवॉइस प्राइस जाता है, तो 67,200 सेल के सामने शो किया जाए। तो आप ये कैलकुलेशन प्लीज जरूर शो करेंगे, सेपरेटली वर्किंग नोट भी दे सकते हैं या यहाँ पर भी शो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पर आएंगे बच्चों, इसमें एक पॉइंट और था कि कैरेज। कभी कभी कोई कस्टमर जब हमसे गुड्स परचेज करता है तो उसके गोडाउन तक या उसकी फैक्ट्री तक ले जाने का किराया ये भी देखना होता है कि वो पे कर रहा है या हम पे कर रहे हैं। हमने कस्टमर को कहा कि भाई हम आपके गोडाउन तक माल पहुंचा देंगे, जिसके लिए हम ही कैरेज पे कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस है, कस्टमर से चार्ज नहीं करना, ठीक है। इसलिए हमने इसमें यहाँ इंक्लूड भी नहीं किया। कैरेज हमको अलग से पे करना है, जिसका अमाउंट है 500 रुपए, नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। तो आपने यहाँ पर जो वर्ड लिखना है, जब आने वाले माल पर कैरेज दिया जाए तो उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, और जब जा रहा है माल सेल तो उसके लिए लिखना होता है कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, क्योंकि माल बाहर जा रहा है। कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड, दोनों ही हमारे एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंसेस नॉमिनल के रूल से डेबिट होते हैं, और क्योंकि इसका पैसा हमने पे किया है तो हमारा कैश 500 से रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट वाली एंट्री 2 पार्ट्स में शो करनी है, ठीक है। ये तो गुड्स सोल्ड करने की जिसका चेक हमें मिला है, और उसके गोडाउन तक कस्टमर तक माल पहुंचाने का खर्चा भी हम बियर कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, तो कैरेज आउटवर्ड को एज एन एक्सपेंस शो कर दिया। सेकंड पॉइंट पर आएंगे हम, गुड्स कॉस्टिंग ₹45,000 सोल्ड टू मनोज। फिर से ऐसा ही पॉइंट है, मैं सेकंड का वर्किंग नोट यहाँ पर कर रही हूँ। कॉस्टिंग वर्ड आ गया है, फिर से कॉस्ट को प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे ताकि सेल प्राइस मिल जाए हमें, ठीक है। कॉस्ट है 45,000, हमने मनोज को गुड सोल्ड किया, तो मनोज को हमने गुड सोल्ड किया है, इसमें 1/3 मार्जिन भी ऐड करने हैं और 20% ट्रेड डिस्काउंट भी लेस करना है, और हमने कैरेज भी पे किया जो कि कस्टमर से ही चार्ज करना है। फर्स्ट केस में कस्टमर से चार्ज नहीं करना था, हमारा खर्चा है, हमें बियर करना पड़ेगा, और सेकंड केस में ये खर्चे का बर्डन कस्टमर पर ही डालना है, उससे चार्ज करना है, ठीक है। तो नॉट वर्ड कहाँ पर है आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, इसमें सारी पेमेंट मिल गई थी, ये बैंक में डेबिट हुआ, लेकिन सेकंड ट्रांजैक्शन में मनोज कोई भी पैसा नहीं दे रहा, तो मनोज को आपने डेबिट द डेटर बना के रिकॉर्ड करना है। आप गुड्स सोल्ड कर रहे हैं मनोज को, टू सेल के सामने आपने इनवॉइस प्राइस निकालना है, ठीक है, जैसा इस केस में निकालना था। प्लीज स्टेप्स यही फॉलो करने आपको। कॉस्ट में पहले प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है, फिर उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। कॉस्ट 45,000 यहाँ नहीं लिख देना, कॉस्ट का प्रॉफिट मार्जिन जो है इसमें वो है 33 एंड 1/3%, ठीक है बच्चों। ये जब भी आ जाए तो इस पूरे का मतलब 1/3 होता है, या आप सॉल्व भी कर सकते हैं 100/3 इंटू 1/100 यानी कि 1/3। तो 45,000 का 1/3 निकालेंगे जो कि आएगा 15,000। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करा तो ये 60,000 बन गया, इसको आप लिस्ट प्राइस कह सकते हो, बिकॉज अभी हमें इसमें से ट्रेड डिस्काउंट जो कि 20% है
60,000 का 20% 12,000, इसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस किया तो इनवॉइस प्राइस कितना आया 48,000। वही स्टेप है सेम, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस को सेल के सामने लिखना है। 48,000 का गुड्स हमने एक्चुअली मनोज को सोल्ड किया उधार, जिस पर हम उसके लिए बिल बनाएंगे, और यहाँ पर फिर हम उसके पास गुड्स पहुंचा रहे हैं जिसपे कैरेज हमें पे करना पड़ा। पेड वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो हमारा कैश रिड्यूस हो गया, 400 रुपये हमें चुकाने पड़ गए जो कि हम कस्टमर से चार्ज कर लेंगे। ठीक है, तो हम मनोज को टोटल अपना डेटर 48,400 से बनाए। तो आपको डिफरेंस पता चल गया। इस केस में कैरेज हमारा खर्चा था, हेड बन के शो हुआ। इस केस में हमारा खर्चा है ही नहीं, तो हम कैरेज आउटवर्ड नहीं लिखेंगे यहाँ पर, बट हमारा कैश जरूर रिड्यूस हुआ है जो कि हम ऑनर से चार्ज कर लेंगे। तो प्लीज इन दोनों को बहुत ध्यान से समझना, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। दो और है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम। आपको 4 हेड बताए हुए हैं कि इनसे रिलेटेड पॉइंट हर चैप्टर में आ सकते हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी आपने सीखा था। ये 4 पॉइंट कौन कौन से होते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और रिसीव्ड इन एडवांस यानी कि अनअर्न। तो यहाँ पर एक प्रीपेड का पॉइंट आया है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा प्लीज। थर्ड पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने चेक से पे किया है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है। इंश्योरेंस जैसे खर्चे हमेशा एनुअली पे किए जाते हैं। ये 1 साल का है, लिखा भी हुआ है 12 मंथ्स का 6,000 रुपए। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए कि हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है ये 1 जुलाई 2017 से साल शुरू हुआ और एंड कब होगा, 30 जून 18 को। ठीक है, 12 मंथ्स है, ये 1 ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने वाला ईयर है। हमने 6,000 यहाँ पर पे कर दिया, लेकिन हमारा जो बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड है वो एवरी ईयर 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो स्टार्ट कब से हुआ होगा, 1 अप्रैल 17। हमें खर्चे इस पीरियड के दिखाने हैं, ठीक है, लेकिन हमने एक्सपेंसेस ज़्यादा पे कर दिया। मार्च अप्रैल, मार्च के बाद मार्च तो काउंट नहीं होगा, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का खर्चा इंश्योरेंस का हमने ज़्यादा पे कर दिया है। तो आप इसकी कैसे एंट्री करेंगे, सबसे पहले इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस नॉमिनल के रूल से डेबिट होते हैं, और क्योंकि चेक से पेमेंट की गई थी तो बैंक बैलेंस हमारा रिड्यूस हो गया 6,000 से। इसको भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे, ए पार्ट। लेकिन ये सारा खर्चा इस ईयर में नहीं डाल सकते हैं। 6,000 हमने जो पे किया है ये 12 मंथ्स का है, और 3 मंथ्स नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में चले जाते हैं। इस अकाउंटिंग पीरियड में मैच नहीं होते हैं। वो नेक्स्ट मंथ्स कौन से हैं जो मार्च के बाद आए, अप्रैल मई जून। तो 6,000 खर्चा पूरे साल का, तो 3 मंथ्स का कितना आएगा, ये 1,500 आएगा। यानी कि इतने में से 1,500 हमने टाइम से पहले ही पे कर दिए हैं। पे कर दिए तो ये अच्छी बात है, बाद में नहीं पे करना पड़ेगा, ये एसेट बन जाएगी। तो आप लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट 1,500। और क्योंकि हमने यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम को ज्यादा से खर्चा बना दिया था, ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को 1,500 से वापस क्रेडिट करना पड़ेगा, ताकि इस साल इंश्योरेंस प्रीमियम इस खर्चे का बर्डन ओनली 4,500 ही आए। यानी कि 6,000 में से 4,500 इस साल का खर्चा है और 1,500 नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। ये 9 मंथ्स और ये 3 मंथ्स, ठीक है। तो आप इस साल में इसी साल का एक्सपेंस शो करेंगे, तो इसलिए पहले पूरा पे कर देना, और बाद में जितना प्रीपेड है, प्रीपेड हमेशा डेबिट होते हैं क्योंकि एसेट है, और आउटस्टैंडिंग हमेशा क्रेडिट होती है। तो इस पॉइंट को आपने बहुत ध्यान रखना है। लास्ट है बहुत इजी, स्पेंड ₹300 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ अ कस्टमर। कस्टमर को खाना पिलाने में लग गए, तो ये छोटे मोटे खर्चे हैं जो बिजनेस में होते ही रहते हैं। तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस ना लिखकर इसको आप छोटे मोटे खर्चे, जिसको हम सन्ड्री एक्सपेंसेस कहते हैं, उसमें डालेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट टू, कुछ नहीं कहा तो ये कैसे पे किए गए हैं, कैश में ही पे किए गए हैं। स्पेंड या पेड एक ही बात है, तो 300 डेबिट और क्रेडिट दोनों में लिख दिया जाए। तो आज का बच्चों जो होमवर्क है, आपने 21, 22, 23, 24 ये 4 इलस्ट्रेशन अच्छे से रिवाइज करनी है और एक्सरसाइज क्वेश्चन करना। ओके, थैंक यू।